हेलो बच्चों, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अपने मोबाइल फ़ोन्स को या टैबलेट को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख लो और ईयरफोन्स को कान में लगा लो और पेन और पेपर लेकर तसल्ली से पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हम लोग गर्भ निरोधक के प्रकार पढ़ रहे थे, बर्थ कंट्रोल या गर्भ निरोधक के प्रकार। और अपन ने गर्भ निरोधक के प्रकार में प्राकृतिक मेथड्स हमने पढ़ लिए थे। प्राकृतिक मेथड्स हम देख चुके थे। हम किसकी बात कर रहे थे? कृत्रिम तरीकों की या आर्टिफिशियल मेथड्स की, है ना बच्चों? तो अब मैंने वहीं पर चार्ट बना दिया। गर्भ निरोधक के प्रकार, लक्षण और क्रियाविधि। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या देख चुके थे? हम लोग कृत्रिम मेथड्स या आर्टिफिशियल मेथड्स देख रहे थे। और कृत्रिम मेथड्स में अपन ने क्या देख लिया था बच्चों? हमने पहला अवरोधक, हम अवरोधक देख चुके थे। तो आज बच्चों हम किसकी बात करेंगे? आईयूडीज की बात करेंगे। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? इंट्रा यूटरीन डिवाइसेस या जिसको हम कहते हैं अंतः गर्भाशय युक्तियां। ठीक है बच्चों, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? सभी को हैप्पी डॉक्टर्स डे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया ईमानदारी से पढ़ाई करें और सब बेहतर डॉक्टर या बेहतर इंसान बन पाएं। ठीक है बच्चों, चलिए आ जाओ। अब हम कृत्रिम मेथड की बात कर रहे हैं। कृत्रिम मेथड्स में हम लोग अवरोधक, हमने पुरुषों में कॉन्डम देख लिया था, महिलाओं में डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स देख लिए थे। आज हम किसकी बात करेंगे? आईयूडीज की बात करेंगे। तो कृत्रिम मेथड में किसकी बात करेंगे बच्चों? आईयूडीज। सबसे पहले आईयूडी के बारे में दो लक्षण पता होने चाहिए। पहली चीज, जोधपुर में, सॉरी हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे लोकप्रिय तकनीक गर्भ निरोधक की कौन सी है? आईयूडी। तो आईयूडी आपको पता होना चाहिए, भारत में सबसे लोकप्रिय है। तो भारत में याद रखिएगा, अगर सवाल आता है भारत में सबसे लोकप्रिय गर्भ निरोधक प्रकार कौन सा है, तो वो आईयूडी होता है। अब आईयूडी नाम से ही पता है, आपको नाम से ही पता है, अंतः गर्भाशय युक्ति, मतलब ये एक टी आकार की संरचना होती है। पहले तो टी आकार की आती थी, आजकल और भी अलग अलग आकार आती है। तो ये एक सामान्यतः टी आकार की संरचना है जो डॉक्टर्स या नर्सेस महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं, है ना? तो आईयूडी है क्या बच्चों? यह सामान्यतः टी आकार की संरचना होती है जो किसके द्वारा? जो डॉक्टर्स या नर्सेस के द्वारा महिला के गर्भाशय में निवेशित की जाती है। ठीक है बच्चों, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आईयूडी की बात कर रहे हैं। आईयूडी अंतः गर्भाशय युक्ति है। यह भारत में गर्भ निरोधक का सबसे लोकप्रिय तरीका है। यह सामान्यतः एक टी आकार की संरचना होती है जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स या नर्सेस जो हैं वो कहां करती हैं? महिला के गर्भाशय में निवेशित करती हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, हम अलग अलग प्रकार के आईयूडीज की बात करते हैं, है ना? ये आईयूडीज जो होती हैं बच्चों, 3 अलग अलग प्रकार की आईयूडीज होंगी। उनके अलग अलग प्रकार के उदाहरण होंगे और उनकी अलग अलग प्रकार की क्रियाविधि होगी। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई?
अब मैं यहां पर लिख रहा हूं आईयूडी के प्रकार। ठीक है बच्चों, आईयूडी के प्रकार की बात हो रही है। आईयूडी के प्रकार हम देखेंगे, उनके उदाहरण और उनकी क्रियाविधि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है बच्चों, ध्यान देना है क्या क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले आईयूडी का प्रकार होता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। इसका उदाहरण होता है लिपेज लूप। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं, फिर मैं समझा दूंगा आपको बच्चों। के भक्षण को प्रेरित करते हैं। ठीक है बच्चों, एक सेकंड में लिख देता हूं बच्चों, फिर मैं आपको समझा दूंगा। कॉपर स्त्रावी आईयूडी, इसमें उदाहरण कॉपर 7, कॉपर टी, कॉपर लूप, मल्टी लोड 375, कॉपर शुक्राणु की गतिशीलता, ठीक है बच्चों। और तीसरा और आखिरी प्रकार ठीक है बच्चों, अब एक मिनट ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है, चार्ट फॉर्म में चीजों को बनाकर। मैंने सिंपल एक चार्ट बना दिया है ताकि आपको याद रखने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है बच्चों, सम ध्यान देंगे भाई। ठीक है, अब मैंने आईयूडी के प्रकार हैं, तो 3 अलग अलग आईयूडी के प्रकार हैं, 3 अलग अलग आईयूडीज के उदाहरण हैं और तीनों अलग अलग प्रकार की क्रियाविधि है। ठीक है बच्चों, आईयूडी के प्रकार अलग कर दिए, उदाहरण अलग कर दिए और क्रियाविधि अलग कर दी है। अब ध्यान देंगे क्या बता रहा हूं, ध्यान देंगे। 3 अलग अलग प्रकार के आईयूडीज हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के हैं? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज हैं, कॉपर स्त्रावी करने वाले आईयूडीज हैं और हार्मोन को स्त्रावी करने वाले आईयूडीज हैं। कितने प्रकार के आईयूडीज हैं बच्चों? 3 अलग अलग प्रकार के आईयूडीज हैं। फिर उनका उदाहरण है लिपेज लूप। नीट में कई बार प्रश्न आ चुके हैं आईयूडीज पर। तो लिपेज लूप किस प्रकार का आईयूडी है? नॉन मेडिकेटेड। कॉपर 7, कॉपर टी, कॉपर लूप, मल्टी लोड 375 किस तरह के आईयूडीज हैं? कॉपर स्त्रावी आईयूडीज। और LNG-20 और प्रोजेस्टेरैड, ये किस तरह के आईयूडीज हैं? हार्मोन स्त्रावित करने वाले आईयूडीज। तो 3 तरह के आईयूडीज हैं, इनके अलग अलग उदाहरण हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? तो जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी हैं और नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जिसका उदाहरण लिपेज लूप है, वो कैसे काम करते हैं? वो शुक्राणु के भक्षण को प्रेरित कर देते हैं, है ना। तो शुक्राणु के भक्षण को प्रेरित करने वाले आईयूडीज क्या कहलाते हैं? नॉन मेडिकेटेड। सही।
फिर दूसरे प्रकार के हैं कॉपर स्त्रावी आईयूडीज। अब इन आईयूडीज से क्या स्त्रावित होता है? कॉपर। अब कॉपर क्या करता है? देखो, कॉपर दो काम कर रहा है। कॉपर जो है इनके अंदर वो शुक्राणु की गतिशीलता को और शुक्राणु की निषेचन क्षमता को कम कर देता है। तो निषेचन क्षमता और गतिशीलता को कम कौन कर रहा है? कॉपर जो आईयूडीज में है। फिर तीसरा है भाई हार्मोन स्त्रावित करने वाले आईयूडीज। हार्मोन स्त्रावित करने वाले आईयूडीज के उदाहरण क्या हैं? LNG-20 और प्रोजेस्टेरॉन। अब ये क्या कर रहे हैं? जो भी हार्मोन का स्त्रावित करने वाले आईयूडीज हैं वो अंडोत्सर्ग को संदमित कर देते हैं, अंतःरोपण को संदमित कर देते हैं और सर्विक्स जो है उसको शुक्राणु के विरोधी बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल चीज है। तीन अलग अलग तरह के आईयूडीज हैं, उनके तीन अलग अलग उदाहरण हैं और उनकी अलग अलग क्रियाविधि है जो याद रखने हैं। बेटा भक्षण कौन करेगा? भक्षण कोशिकाएं। ठीक है, भक्षण कोशिकाएं जो हैं वो भक्षण करेंगी। अब सुन लीजिए, आईयूडीज भारत में सबसे लोकप्रिय तकनीक है। ठीक है, और ये गर्भाशय में निवेशित किए जाते हैं। इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या होता है? काफी बार ये आईयूडीज गर्भाशय में इंफेक्शन कॉज कर सकते हैं या ब्लीडिंग भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, औसतन इनका जो अवधि होती है वो 3 से 5 फॉर्म होती है। ठीक है, 3 से 5 साल तक की इनकी अवधि होती है और उसके पश्चात इनको आप गर्भाशय से वापस निकाल भी सकते हैं। इनको आप गर्भाशय से वापस निकाल भी सकते हो इनकी अवधि पूरी हो जाने के बाद। तो अवधि पूरी हो जाने के बाद इनको गर्भाशय से वापस भी निकाला जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये तो अपन ने बात कर ली आईयूडीज की। अब नेक्स्ट अपने पास वही चार्ट तो मैं बनाऊंगा। गर्भ निरोधक प्रकार हम देख रहे हैं। लक्षण और क्रियाविधि। अब बहुत इंपॉर्टेंट देखो, हम लोग बच्चों कौन से गर्भ निरोधक तरीके की बात कर रहे हैं? कृत्रिम तरीके। ठीक है, कृत्रिम तरीकों में अपन ने पहला क्या देख लिया? अवरोधक। दूसरा हमने क्या देख लिया? आईयूडीज। अब तीसरा प्रकार है ना कृत्रिम में, अब हम कौन सा प्रकार देखेंगे बच्चों? तीसरा होता है गर्भ निरोधक गोलियां। है ना बच्चों, गर्भ निरोधक गोलियां जिसको हम कहते हैं दवाइयां या पिल्स। तो तीसरा प्रकार क्या आता है बच्चों? गर्भ निरोधक गोलियां या पिल्स की बात करेंगे। अब पहली चीज ध्यान देंगे बच्चों, हम गर्भ निरोधक गोलियां या पिल्स की बात कर रहे हैं। ये क्या है? लक्षण। सबसे पहले तो पहली चीज, इन गोलियों में इनमें प्रोजेस्टेरॉन अथवा प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन संकुल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जनन का कॉन्सेप्ट यहां पर काम आने वाला है, ध्यान देंगे। मैं बात कर रहा हूं गर्भ निरोधक गोलियों की यानी पिल्स की। अब गर्भ निरोधक गोलियों में सुन लेंगे, गर्भ निरोधक गोलियों में सामान्यतः क्या होगा? आपको पहली चीज, गर्भ निरोधक गोलियों में सामान्यतः तो प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा। सामान्यतः कौन सा हार्मोन मिलता है इन गोलियों में? या तो प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन संकुल मिलेगा। ठीक है, या तो केवल प्रोजेस्टेरॉन होगा और या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का संकुल जो है वो किस में मिलेगा? गर्भ निरोधक गोलियों में मिलेगा। तो पहली चीज, ये जो गोलियां महिलाएं लेती हैं, इन गोलियों में क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन होगा या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन संकुल होगा।
अब आप बोलोगे बिल्कुल, अब आपने जो सिद्धांत पढ़ा है तो आप मुझे बोलोगे सर आपने तो कहा था गर्भ धारण के लिए, प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन जरूरी है ना भाई। अपन ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है कि सर प्रेगनेंसी या गर्भ धारण के लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए। यहां पे तो अपन को गर्भ नहीं चाहिए, यहां पर तो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, फिर प्रोजेस्टेरॉन कैसे? सही बात है भाई। अभी तक तो अपन कह रहे थे प्रोजेस्टेरॉन चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, गर्भ धारण के लिए चाहिए प्रोजेस्टेरॉन, तो अब तो मुझे गर्भ निरोधक तरीका चाहिए, उसमें ये प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है? तो सुनो अब कॉन्सेप्ट। याद है मैंने आपको बताया था जब ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, याद करो सिद्धांत काम करेगा जनन का, जब ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ा दोगे तो ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन का स्तर LH को संदमित कर देगा, है ना बच्चों? याद आया कौन सा कॉन्सेप्ट? तो यहां पर अधिक प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जो है वो LH को संदमित कर देगा। है ना? तो जब आप बाहर से प्रोजेस्टेरॉन डाल रहे हो, बहुत अच्छा बच्चों, जब आप बहुत बाहर से अधिक प्रोजेस्टेरॉन डाल रहे हो तो बाहर से अधिक प्रोजेस्टेरॉन का स्तर LH को संदमित कर देगा, और LH को संदमित करने पर, LH को संदमित करने पर क्या नहीं होगा? अंडोत्सर्ग। इसलिए क्रियाविधि रटने की जरूरत नहीं है, समझ लिया हो तो बहुत आसान है। तो किसका संदमन हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही, अंडोत्सर्ग का संदमन हो जाएगा। तो अंडोत्सर्ग का संदमन होगा और अंतःरोपण भी संदमित होगा। ठीक है, तो ये किसकी क्रियाविधि हो गई बच्चों? गर्भ निरोधक गोलियां। तो गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन कैसे काम कर रहा है? ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन नुकसानदायक है। इतना प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी के लिए चाहिए, लेकिन ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन जब आप गोलियों में डाल के दोगे तो ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन LH को संदमित कर देगा, और LH ही नहीं बनेगा तो अंडोत्सर्ग और अंतःरोपण संदमित हो जाएंगे। तो अंडोत्सर्ग संदमित हो गए बच्चों, तो फिर आर्तव चक्र भी नहीं होगा। याद रखना, अंडोत्सर्ग अगर नहीं होगा, अगर अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो आर्तव चक्र भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, अंडोत्सर्ग होगा तो आर्तव चक्र होगा, अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो आर्तव चक्र भी नहीं होगा। सही। अब उदाहरण की बात करें बच्चों, तो दो उदाहरण याद रखने हैं। एक होता है माला डी। माला डी जो है वो डेली पिल है, रोज लेने वाली पिल है, और उसे हम कहते हैं स्टेरॉइडल पिल। ठीक है, देखो बच्चों दो उदाहरण बताऊंगा मैं। पहली चीज सुन लेना, पहली माला डी जो मैं बता रहा हूं वो रोज लेने वाली गोली है, और रोज लेने वाली गोली जो है वो स्टेरॉइडल पिल है। कैसी पिल है बच्चों? स्टेरॉइडल। अब स्टेरॉइडल क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? प्रोजेस्टेरॉन, है ना? और प्रोजेस्टेरॉन रासायनिक रूप से क्या है? प्रोजेस्टेरॉन रासायनिक रूप से स्टेरॉइड हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन रासायनिक रूप से स्टेरॉइड हार्मोन है। तो स्टेरॉइड हार्मोन से बनी हुई है, इसलिए इसे स्टेरॉइडल पिल कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? स्टेरॉइडल पिल कहते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन याद रखना एक स्टेरॉइड हार्मोन है, इसलिए माला डी को स्टेरॉइडल पिल कहते हैं। अब एक और सिस्टम, एक दूसरा उदाहरण याद रखना है, सहेली। ठीक है, सब ये कैसी पिल है?
साप्ताहिक पिल है। ठीक है, सहेली बच्चों कैसी है? साप्ताहिक पिल है। साप्ताहिक पिल का मतलब है सप्ताह में एक ही बार ली जाती है। अब देखो, सहेली के लक्षण में अगले पेज पे लिख रहा हूं। ठीक है, सहेली के लक्षण में आपको यहां पर बता रहा हूं बच्चों, क्या याद रखना है सहेली के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया ये कैसी पिल है, ये एक साप्ताहिक पिल है, हफ्ते में एक ही बार ली जाती है। दूसरा जो है ये एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है। ठीक है बच्चों, नॉन स्टेरॉइडल पिल का मतलब है इसमें हार्मोन नहीं होता। ठीक है, बाकी तो देखो, बाकी सारी जो गर्भ निरोधक गोलियां थी जैसे मालाडी है और बाकी पिल्स जो होती हैं उनमें तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, इसलिए उसको स्टेरॉइडल पिल कहते हैं। ये सहेली जो है ये नॉन स्टेरॉइडल पिल है, हार्मोन नहीं होता। इसे हम क्या कहते हैं? इसे सेंट क्रोमैन भी नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? सेंट क्रोमैन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कैसे काम करती है? ये जो है एस्ट्रोजन ग्राही को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, और ये दवाई जो है वो भारत में बनाई है और भारत में किसके द्वारा विकसित की गई है? CDRI लखनऊ द्वारा निर्मित। ये जो ड्रग है ये किसने बनाई है बच्चों? CDRI। ये पता होना चाहिए, लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना? तो सहेली जो है भाई वो किसने विकसित की है? CDRI ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सहेली साप्ताहिक पिल है, इसमें कोई स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, इसमें कोई स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, इसलिए इसमें इसे नॉन स्टेरॉइडल पिल कहते हैं। अब क्या काम करता है? ईस्ट्रोजन ग्राही को ब्लॉक कर देता है और CDRI लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है बच्चों, अब याद क्या रखना है एक सेकंड इसमें। ठीक है बच्चों, इसमें एक और आती है, ध्यान रखना है। इसमें आपको एक आई पिल याद रखना है। आई पिल या अनवांटेड आई पिल जो है वो आपातकालीन पिल है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। मैथुन के 72 घंटों के भीतर लेनी होती है। ठीक है बच्चों, आई पिल का कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों। आई पिल जो है वो आपातकालीन पिल है, इमरजेंसी पिल है, मैथुन के 72 घंटों के अंदर अंदर लेनी पड़ती है। इसकी क्रियाविधि भी सामान्य स्टेरॉइडल पिल जैसी ही है। इसकी क्रियाविधि भी सामान्य स्टेरॉइडल पिल जैसी ही है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, सहेली का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सहेली के बारे में बच्चों याद रखना, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सहेली केवल ऐसी पिल है, ऐसी गर्भ निरोधक पिल है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी सारी गर्भ निरोधक गोलियां तो स्टेरॉइड से बनी हैं और स्टेरॉइड जो है ना, ज्यादा स्टेरॉइड शरीर में नुकसान देते हैं। ज्यादा गोलियां लेने पर या ज्यादा स्टेरॉइड्स लेने पर एक तो मोटापा बढ़ जाता है, दूसरा आपका प्रतिरक्षक तंत्र कमजोर हो जाता है। तो बाकी गर्भ निरोधक गोलियों के
साइड इफेक्ट्स हैं, जो भी स्टेरॉइडल गोलियां हैं, जितने भी स्टेरॉइडल पिल्स हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। प्रतिरक्षक तंत्र कमजोर हो जाता है, वजन बढ़ता है, मूड स्विंग्स, ये सब साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन सहेली में स्टेरॉइड नहीं है, इसलिए सहेली एकमात्र ऐसी पिल है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो कौन सी पिल है? सहेली। और आई पिल बेटा आपातकालीन इमरजेंसी पिल है। यदि मैथुन हो गया है, मैथुन में कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया गया, तो अगर प्रोटेक्शन नहीं लिया गया और गर्भ से बचना है तो आई पिल ली जाती है, और आई पिल 72 घंटों के भीतर लेनी होती है मैथुन के। बाकी सारे स्टेरॉइडल पिल्स के हानिकारक प्रभाव होते हैं। ठीक है, चलो भाई, क्लियर चीज। अब नेक्स्ट हमारे पास तरीका क्या है, आ जाओ। तो नेक्स्ट हमारे पास वही गर्भ निरोधक प्रकार। लक्षण और क्रियाविधि। ठीक है बच्चों, अपन ने क्या दिया भाई, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने कृत्रिम तरीके पढ़ रहे हैं। कृत्रिम तरीकों में गर्भ निरोधक, कृत्रिम तरीकों में अपन ने अवरोधक देख लिए, आईयूडी देख लिया, और गर्भ निरोधक पिल्स हमने देख ली। तो अब चौथा आ जाता है, चौथा हमारे पास आता है स्किन इम्प्लांट्स, है ना बच्चों। ये जो स्किन इम्प्लांट्स हैं, बेसिकली ये इंजेक्शन है, जो इंजेक्शन महिलाओं की जो ऊपर वाला जो भुजा है उसके अंदर लगाए जाते हैं, है ना। स्किन इम्प्लांट, एक सेकेंड मैं यहां पर उदाहरण लिख दूं पहले। इसका कॉमन उदाहरण होता है नॉर प्लांट। ठीक है, पहले मैं लक्षण लिख देता हूं बच्चों, फिर समझाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे। स्किन इम्प्लांट भी, इनमें प्रोजेस्टेरॉन अथवा प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन संकुल पाया जाता है। ना बच्चों। तो देखो भाई, स्किन इम्प्लांट के पहले लक्षण समझ लो, लक्षण समझ लो। इनमें प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन संकुल पाया जाता है। मतलब इसका लक्षण बिल्कुल कैसा हो गया, इसका लक्षण बिल्कुल कैसा हो गया भाई, इनका लक्षण बिल्कुल स्टेरॉइडल गोलियों या पिल्स के समान हो गया, है ना। इनका लक्षण बिल्कुल किसके समान है, ये तो स्टेरॉइडल पिल्स ही हैं। जैसे गर्भ निरोधक गोलियां हैं वही तो लक्षण है, और वही लक्षण है तो इनकी क्रियाविधि भी कैसी होगी बच्चों, इनकी क्रियाविधि भी गोलियों के समान ही होगी। जो गर्भ निरोधक गोलियां हमने ली थी, जो स्टेरॉइडल पिल्स की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं के समान इनकी क्रियाविधि है। तो सुन लो एक बार, स्किन इम्प्लांट्स हैं, इनका लक्षण मतलब इनमें रासायनिक संगठन भी गोलियों जैसा है, स्टेरॉइडल गोलियां या स्टेरॉइडल पिल जैसा है, और इनकी क्रियाविधि भी स्टेरॉइडल पिल जैसी है। तो फिर फर्क क्या, फर्क है अवधि का, है ना। ये जो स्किन इम्प्लांट है नॉर प्लांट, इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, इसका इंजेक्शन यहां पर लगाया जाता है, और वो इंजेक्शन से हार्मोन धीरे धीरे ब्लड में निकल जाता है। इसका मतलब इनकी औसतन अवधि, है ना बच्चों, इनकी औसतन अवधि जो होती है वो 3 वर्ष तक की होती है। इनकी औसतन अवधि कितने वर्ष तक की है बच्चों, 3 वर्ष तक की है। इसका मतलब है तो ये गर्भ निरोधक गोलियों जैसा ही, इनका रासायनिक संगठन भी गोलियों जैसा है, इनकी क्रियाविधि भी गोलियों जैसी है। फर्क है कि ये लंबी अवधि तक काम करते हैं।
गोलियां तो आपको रोज लेनी पड़ती है या सप्ताह में एक बार लेनी पड़ती है, लेकिन स्किन इम्प्लांट को एक बार अगर इंजेक्शन से शरीर में डाल दिया तो फिर वो लगभग 2 से 3 वर्षों तक कार्य करता है। तो औसतन अवधि क्या है बच्चों? 3 वर्ष। इसका मतलब क्या है? इनकी जो अवधि है वो स्टेरॉइडल पिल से अधिक होगी। ठीक है ना बच्चों? तो सिर्फ याद रखना है क्या, स्किन इम्प्लांट में, स्किन इम्प्लांट और जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो दोनों सेम ही हैं। दोनों में प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का संकुल है, दोनों ही एलएच का संदमन करेंगी, दोनों ही अंडोत्सर्ग और अंतःरोपण को संदमित करेंगी। क्रियाविधि और लक्षण सब में समान है। फर्क केवल क्या है? इसकी अवधि 3 वर्ष तक होती है, मतलब इनकी अवधि पिल्स का से ज्यादा होगी। ठीक है? और जो साइड इफेक्ट्स आपके गोलियों में हो सकते हैं वही साइड इफेक्ट्स भी स्किन इम्प्लांट्स के होते हैं। तो जैसे जैसे साइड इफेक्ट्स गोलियों के हो सकते हैं वही साइड इफेक्ट्स आपको स्किन इम्प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है स्किन इम्प्लांट? एक चीज यहां पे लिख लेना, नोट बता रहा हूं। एक इंजेक्शन होता है DMPA, इंजेक्शन का नाम है डेपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। ठीक है, ये एक इंजेक्शन है, किसके समान है? यहां पर मैं लिख देता हूं, स्किन इम्प्लांट के समान ही होता है। ठीक है बच्चों, महिलाओं को एक और इंजेक्शन दिया जाता है, महिलाओं को एक इंजेक्शन दिया जाता है डेपोट का, DMPA, डेपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। है क्या इसमें? प्रोजेस्टेरॉन है, हार्मोन है, किसके समान है? स्किन इम्प्लांट के ही समान है। हां सुरेश जी बेटा, नॉन स्टेरॉइडल पिल को ही तो सहेली है, सहेली को ही हम सेंट क्रोमैन कहते हैं। सही बात। ठीक है, तो आपके पास हमने क्या देख लिया? स्किन इम्प्लांट की बात कर ली है। अब आ जाओ आखिरी में। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास आखिरी तरीका है गर्भ निरोधक तरीका। ठीक है, आखिरी तरीका जो होता है वो है सर्जिकल मेथड, यानी शल्य चिकित्सा। है ना बच्चों? शल्य चिकित्सा में क्या ध्यान में रखना है? देखो बच्चों, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। कभी भी सवाल, बेटा स्किन इम्प्लांट के 3 इयर्स तक प्रेग्नेंट। ठीक है, अब एक बार सुन लो बेटा मैं क्या समझा रहा हूं, आखिरी चीज है, फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसमें शल्य चिकित्सा की बात हो रही है। अगर आपको ध्यान में रखना है, अगर एक दाम्पत्य है, ठीक है, एक दाम्पत्य है, हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ अगर बच्चों के मध्य दूरी चाहते हैं, है ना, उनका एक बच्चा हो गया है और अब वो चाहते हैं कि 2 से 3 वर्ष तक दूसरा बच्चा ना हो, तो 2 से 3 वर्ष अगर उनको गैप रखना है तो फिर वो अवरोधक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गोलियां ले सकती है महिला, या IUD करा सकते हैं, या स्किन इम्प्लांट्स यूज कर सकते हैं अगर 2 बच्चों के बीच में उनको देरी लानी हो। लेकिन अगर उनको आगे बच्चा नहीं चाहिए, मान लो एक फैमिली है, पूरी हो गई, एक फैमिली मतलब एक हस्बैंड वाइफ है, उनका एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का है एक लड़की है, 2 बच्चे हो चुके हैं, अब उनको आगे कोई बच्चा नहीं चाहिए। यदि उनको आगे कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो सबसे बेहतर तरीका, सबसे सेफ तरीका है शल्य चिकित्सा।
शल्य तकनीक जिसको हम पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी कहते हैं, वो बेहतर है। तो अब ध्यान है क्या बात, शल्य चिकित्सा जो है वो अंतिम उपाय है, अंतिम उपाय प्रेगनेंसी को रोकने का। ठीक है, अगर महिला को या यदि किसी दंपत्ति को आगे कोई बच्चा नहीं चाहिए, भविष्य में कोई भी बच्चा नहीं चाहिए, तो अंतिम उपाय प्रेगनेंसी को रोकने का क्या है, सर्जिकल। और सामान्यतः एक बार आपने शल्य चिकित्सा करवा दी तो वो अनुत्क्रमणीय है, उसको दोबारा वापस सही नहीं कर सकते। तो याद रखना, ये ज्यादातर क्या होती है, अनुत्क्रमणीय। ठीक है ना, ये क्या होती है भाई, नॉन रिवर्सिबल। ठीक है, और तो अंतिम उपाय है। और ये काम कैसे करेगी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये युग्मक स्थानांतरण को रोकती है। इसकी क्रियाविधि क्या होगी, युग्मक स्थानांतरण को रोकती है। कैसे, अभी अपन देखते हैं बच्चों, आ जाओ। इसके प्रकार की बात करते हैं, प्रकार। तो इसमें पहला आता है वैजेक्टोमी, जिसको हम पुरुष नसबंदी कहते हैं। सब आपको पता ही है, वैजेक्टोमी में क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल वाजा डेफरेंस यानी शुक्र वाहिनी, वाजा डेफरेंस को काटकर वृषण कोश के ऊपर बांध देते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, वीर्य में नहीं होंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखना है। अगर मैंने कहा किसी दाम्पत्य या दंपत्ति को यदि भविष्य में कोई बच्चा नहीं चाहिए, भविष्य में उनको और कोई बच्चा नहीं चाहिए, तो सेफेस्ट टेक्निक कौन सी है, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा होने के बाद आगे कोई भी प्रेगनेंसी या भविष्य में बच्चे नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब ज्यादातर याद रखना ये अनुत्क्रमणीय है, ज्यादातर ये अनुत्क्रमणीय है। कोई अपवाद वाली अवस्था में शायद उत्क्रमणीय हो जाए, लेकिन अधिकांश रूप से याद रखना ये अनुत्क्रमणीय है। अब दो तरीके हैं इसमें, पुरुष नसबंदी जिसे कहते हैं वैसेक्टोमी, और महिला में करते हैं ट्यूबेक्टोमी। सब है, आपको पता है। वैजेक्टोमी में वाजा डेफरेंस जो है, शुक्र वाहिनी है, उसको काटकर वृषण कोश के ऊपर बांध देते हैं, और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन नलिका को काटकर बांध देते हैं। तो ये दोनों तकनीकों की क्रियाविधि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों तकनीकों की क्रियाविधि क्या करती है, युग्मक स्थानांतरण को रोकती है। याद रखना, युग्मक संश्लेषण को नहीं रोक रही,
युग्मक निर्माण तो होगा लेकिन युग्मक का गमन या स्थानांतरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? युग्मक का स्थानांतरण या गमन रोकती है। इसका मतलब सुन लो, पुरुषों में नसबंदी या वैजेक्टोमी अगर हो, सुन लेना, वैजेक्टोमी अगर हो तो वीर्य निकलेगा लेकिन वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। तो याद रखना बच्चों, वैजेक्टोमी में सुन लो, वैजेक्टोमी में वीर्य निकलेगा लेकिन वीर्य में शुक्राणु नहीं मिलेंगे क्योंकि युग्मक का गमन रुक गया है। शुक्राणु वृषण में बनेंगे जरूर लेकिन वो वीर्य में नहीं निकलेंगे। युग्मक निर्माण होगा, सुन लेना, युग्मक निर्माण होगा, युग्मक का गमन या स्थानांतरण नहीं होगा। इसी प्रकार ट्यूबेक्टोमी करने पर आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी मतलब ब्लड निकलेगा लेकिन उसमें अंड कोशिका नहीं होगी। आपको क्या याद रखना है? क्रियाविधि युग्मक गमन को रोकेगा, ये युग्मक निर्माण को नहीं रोक रहा। युग्मक तो बन रहा है, बनेगा और वो अंडाशय और वृषण में ही नष्ट हो जाएगा। आने वाले समय में शुक्राणु वृषण में बनेंगे और नष्ट होने लग जाएंगे, अंडाशय के अंदर ही अंडकोशिका नष्ट होने लग जाएगी। वो ठीक है, बनेंगे और नष्ट हो जाएंगे लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। वीर्य में शुक्राणु नहीं निकलेगा और आर्तव रुधिर में अंड कोशिका नहीं निकलेगी, वो अंडाशय और वृषण के भीतर ही नष्ट होने लग जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है बिल्कुल चीज? ये तरीके आपको गर्भ निरोधक के हैं। युग्मक बनेगा और बनने के बाद वो गमन नहीं करेगा और अंडाशय और वृषण में ही नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब सुन लो एक चीज, अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बच्चों, याद रखती हैं। एक होती है ऊफेरेक्टोमी और एक होती है हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, अब सुन लेना बच्चों, ऊफेरेक्टोमी का मतलब है अंडाशय का शल्य चिकित्सा के द्वारा हटाना और हिस्टेरेक्टोमी का मतलब है गर्भाशय को शल्य चिकित्सा के द्वारा हटाना। ठीक है बच्चों, सुन लेंगे, दो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, ऊफेरेक्टोमी और हिस्टेरेक्टोमी। जब शल्य चिकित्सा के द्वारा अंडाशय को हटा दें तो ऊफेरेक्टोमी, और शल्य चिकित्सा के द्वारा गर्भाशय को हटा दें तो हिस्टेरेक्टोमी। अब इस दोनों से प्रभाव क्या पड़ेगा, सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने अंडाशय को हटा दिया, अंडाशय को हटाते ही मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र बंद, मेनोपॉज आ जाएगा। ठीक है, ऊफेरेक्टोमी करते ही, अंडाशय को शल्य चिकित्सा के द्वारा हटाते ही मेनोपॉज आ जाएगा और गर्भाशय को हटाने के कुछ समय पश्चात मेनोपॉज आ जाएगा। मतलब दोनों का रिजल्ट याद रखना, आप अंडाशय को हटाओ, आप गर्भाशय को हटाओ, दोनों को हटा देने पर मेनोपॉज आ जाएगा। ऊफेरेक्टोमी में अचानक तत्कालीन मेनोपॉज होगा, हिस्टेरेक्टोमी में कुछ समय पश्चात मेनोपॉज होगा, लेकिन दोनों का एंड रिजल्ट मेनोपॉज है। ठीक है बेटा, स्किन इंप्लांट आदमी में करने पर कुछ नहीं होगा, आईयूडी आदमी में लगा नहीं सकते, ये महिलाओं के लिए है बेटा। गर्भ निरोधक गोलियां, स्किन इंप्लांट्स और आईयूडीज, ये सब महिलाओं के लिए हैं बच्चों।
ठीक है भाई, क्लियर चीज है भाई। तो ऊफेरेक्टोमी और हिस्टेरेक्टोमी की क्रियाविधि मैंने बता दी। ठीक है, अब वापस बेटा मेनोपॉज क्या है विशाखा जी? आप नए स्टूडेंट से बेटा मैंने मानव जनन में मेनोपॉज के बारे में समझा दिया है। ठीक है, रजो निवृत्ति है, जब आर्तव चक्र बंद हो जाता है उसे मेनोपॉज कहते हैं। बच्चों जो नए स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पुराने वीडियो जरूर देख लो। मानव जनन में हमने मेनोपॉज या रजो निवृत्ति पढ़ चुके हैं। ठीक है, गर्भाशय को हटाते क्यों हैं, अंडाशय को क्यों हटाते हैं? जब उनमें कैंसर की संभावना होती है या दूसरा कोई संक्रमण हो जाता है, तो कैंसर या संक्रमण के कारण हम अंडाशय को या गर्भाशय को हटा देते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान देंगे बच्चों, मैं दो नई क्रियाविधि या दो तरीके बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक एमटीपी ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे दो हम बेटा ट्यूबेक्टोमी में आर्तव चक्र एकदम से बंद नहीं होगा। चलो सुन लो, ट्यूबेक्टोमी पे प्रश्न आता है कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस सवाल आता है, सर ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा? तो सीधा जवाब होगा ट्यूबेक्टोमी में मेंस्ट्रुअल ब्लड निकलेगा, उसमें एग नहीं होगा। अब ट्यूबेक्टोमी के बाद क्या होगा? धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाएगी, तो मेनोपॉज बहुत जल्दी आ जाएगा ट्यूबेक्टोमी में। बट एक बार आपने ट्यूबेक्टोमी की है बच्चों, तो ट्यूबेक्टोमी में आपने फैलोपियन नलिका को बांध दिया, तो आपने अंडों का जो गमन है उसे रोक दिया। तो एक बार तो ब्लीडिंग होगी गर्भाशय की, हार्मोन के प्रभाव में हो रही है ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग तो होगी बट उसमें अंड कोशिका नहीं जा पाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर? बेटा कैंसर के सारे लक्षण हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मानव रोग में हम डिटेल में कैंसर पढ़ेंगे बेटा, तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, चलो अब ध्यान देंगे बच्चों। अब मैं दो तरीके या दो तकनीक है उनको हम रिलेट कर रहे हैं या समझ रहे हैं, एक एमटीपी और एक एमनियोसेंटेसिस या उल्ववेदन। ठीक है, अब सुन लो बेट, हम सबसे पहले एमटीपी की बात करते हैं। एमटीपी को हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं प्रेरित गर्भपात। है ना बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेरित गर्भपात कहते हैं। इसका मतलब बच्चा गिराना, जिसे हम कहते हैं ना, अगर अनावश्यक प्रेगनेंसी हो गई है। काफी बार क्या होता है, बलात्कार या रेप के केसेस में एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है गलती से। काफी बार ऐसे सेक्स के दौरान भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। मतलब बच्चा ना चाहते हुए भी अगर एक महिला गर्भ धारण कर ले, तो ऐसे गर्भ को गिराने के लिए क्या किया जाता है? एमटीपी किया जाता है। तो एमटीपी को प्रेरित गर्भपात कहते हैं। कब कराया जाता है भाई? ये तब कराया जाता है जब गर्भ धारण की आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो ये कब किया जाता है? ध्यान देंगे। अनावश्यक प्रेगनेंसी को हटाने के लिए किया जाता है ना? जब एक महिला गलती से प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है, अगर एक महिला गलती से प्रेग्नेंट हो जाए, बलात्कार या रेप के कारण हो जाए या अनावश्यक सेक्स के कारण हो जाए, अनावश्यक प्रेगनेंसी को से छुटकारा पाने के लिए एमटीपी किया जाता है। इसे हम गर्भपात या एबॉर्शन भी कहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, पहली चीज अनावश्यक के लिए हटाया जाता है। फिर यह कब तक सेफ होता है?
ये कब तक सेफ होता है? पहले त्रिमाही तक, याद रखना है, पहले त्रिमाही। पहले त्रिमाही का मतलब है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही सेफ होता है ना भाई? तो आपको याद रखना है, एबॉर्शन जो है, ऑपरेशन जो या जो एमटीपी या एबॉर्शन है या गर्भपात है, वो केवल कब तक सेफ रहेगा बच्चों? पहले त्रिमाही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही सेफ होता है, और ये भारत में वैध है। ठीक है, ये तकनीक जो है भारत में 1971 से वैध है। वैध है मतलब भारत में एमटीपी की प्रक्रिया अलाउड है। हां, इसे गर्भपात मतलब एबॉर्शन ही कहते हैं बच्चों। इसे गर्भपात का मतलब ही अंग्रेजी में एबॉर्शन है। तो क्या ध्यान में रखना है? इसे प्रेरित गर्भपात कहते हैं। अनावश्यक प्रेगनेंसी को हटाने के लिए किया जाता है, और पहले त्रिमाही तक ही सेफ है, और भारत में 1971 से वैध है। फिर क्या याद रखना है? इसमें किसका यूज करते हैं? इसमें हम एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटी प्रोजेस्टेरॉन दवाई यूज की जाती है। ठीक है बच्चों, तो एमटीपी ध्यान रखना बच्चों, एमटीपी जो है वो दो तरीकों से हो सकता है। या तो दवाइयों के माध्यम से। दवाइयां कैसी होंगी? प्रोजेस्टेरॉन विरोधी। भाई प्रेगनेंसी के लिए क्या जरूरी है? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए, प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए एंटी प्रोजेस्टेरॉन दवाइयां देनी है। मिफप्रेस्टोन और मिसप्रोसोटॉल, इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है गर्भपात को प्रेरित करने के लिए, और काफी बार इसको ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। तो ऑपरेशन से भी एमटीपी होता है, और दवाइयों के प्रयोग से भी एमटीपी किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप एमटीपी के केस में चीजें ध्यान रखनी है। फिर ध्यान रखना है नेक्स्ट तकनीक कौन सी है? उल्व वेधन या एमनियोसेंटेसिस। ठीक है बच्चों, ये लक्षण सारे याद होने हैं एमटीपी में। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? एमनियोसेंटेसिस या उल्व वेधन। ध्यान देंगे, पहले मैं लिख देता हूं क्या है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब किसकी बात हो रही है ध्यान देंगे। ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? हम बात कर रहे हैं उल्व वेधन तकनीक या एमनियोसेंटेसिस। अब उल्व वेधन या एमनियोसेंटेसिस की तकनीक में हम क्या करते हैं? हम
भ्रूण के आसपास, भ्रूण को घेरे रखने में एक द्रव्य काम करता है जिसे कहते हैं एमनियोटिक द्रव्य। तो भ्रूण जो है ना, वो भ्रूण एक द्रव्य के अंदर पाया जाता है। किस द्रव्य के अंदर पाया जाता है? एमनियोटिक द्रव्य के अंदर पाया जाता है। ये एमनियोटिक द्रव्य में भ्रूण की त्वचा कोशिकाएं होती हैं, है ना। एमनियोटिक द्रव्य में भ्रूण के स्किन सेल्स, त्वचा की कोशिकाएं होती हैं। तो जब आप एमनियोटिक द्रव्य को निकाल लेते हो तो उसमें भ्रूण की त्वचा की कोशिकाएं हैं, और वो भ्रूण की जो त्वचा कोशिकाएं हैं उनमें हम किसका विश्लेषण करते हैं? गुणसूत्रों में कोई विकार हो उसका विश्लेषण करते हैं। तो तकनीक तो बहुत अच्छी है। ये तकनीक इसलिए अच्छी है क्योंकि आप भ्रूणीय अवस्था में ही गुणसूत्रों के विकार का अध्ययन कर सकते हो। गुणसूत्रों के विकार कौन कौन से होते हैं बच्चों? आपको पता है, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम इत्यादि, ये हमें पता है सारे क्या होते हैं? गुणसूत्रों के विकार होते हैं। ये गुणसूत्रों के विकार अपन आनुवांशिकी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये जो गुणसूत्रीय विकार हैं, ये गुणसूत्रीय विकार का विश्लेषण किस तकनीक के माध्यम से किया जाता है? उल्व वेधन तकनीक के माध्यम से किया जाता है, ठीक है भाई। तो आपको गुणसूत्रों में विकार का विश्लेषण करना हो, उसके विश्लेषण के लिए जो तकनीक है वो उल्व वेधन है। कब की जाती है? सामान्यतः गर्भकाल के 16 से 22वें हफ्ते के दौरान। लेकिन इसकी अच्छाई तो है, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग कर लेते हैं, है ना। लोग इसका दुरुपयोग कैसे करते हैं? आप जब गुणसूत्रों का अध्ययन करोगे तो गुणसूत्रों से आप लिंग ज्ञात कर सकते हो, है ना भाई। XX और XY गुणसूत्रों के अध्ययन से आप लिंग ज्ञात कर सकते हो। और जब लिंग ज्ञात कर लेते हैं तो अनपढ़ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? फिर जो खराब लोग होते हैं वो कन्या का भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो कन्या भ्रूण हत्या का कारण एमनियोसेंटेसिस से जुड़ा होता है। इसलिए अब भारत सरकार ने इस तकनीक पर बैन लगा दिया है। भारत सरकार ने किस तकनीक पर बैन लगा दिया है बच्चों? उल्व वेधन पर बैन लग चुका है। क्यों? क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है लिंग ज्ञात करने के लिए, और लिंग ज्ञात करने पर इस कारण कन्या की भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है ना। तो अब देखो भाई, देखो इसमें करते क्या है बच्चों। जैसे मेरे पास एक उदाहरण है, एक सेकेंड, ठीक है ना। ये मान लो आपके पास एक भ्रूण है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है? एमनियोटिक द्रव्य। तो क्या होता है? आपके पास एक इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन से हम क्या करते हैं? एमनियोटिक द्रव्य निकाल लेते हैं। एमनियोटिक द्रव्य के अंदर स्किन सेल्स होते हैं, और स्किन सेल्स से हम गुणसूत्रों के विकार का अध्ययन कर लेते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है, चूंकि उल्वेधन से
ठीक है बच्चों, तो क्या ध्यान रखना है भाई, हमारे पास चूंकि उल्व वेदन से क्या पता चल जाता है, लिंग ज्ञात हो जाता है, और लिंग ज्ञात होने पर इसका दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका दुरुपयोग किसमें किया जाता है, कन्या भ्रूण हत्या में। इसलिए भारत में इस पर क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। तो याद रखना बच्चों, आपके पास कौन सी तकनीक भारत में वैध है, भारत में वैध है वो तो एमटीपी। आप गर्भपात को प्रेरित कर सकते हो, एमटीपी तो अलाउड है, लेकिन किस तकनीक पर बैन लग चुका है, उल्व वेदन वाली तकनीक पर बैन लग चुका है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बिल्कुल चीज। अब ध्यान देंगे बेटा, सोनोग्राफी अभी कहां पढ़ेंगे बेटा, यहां पर सोनोग्राफी बेटा अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, वो अल्ट्रासाउंड क्रियाविधि पर आधारित है। अल्ट्रासाउंड क्रियाविधि में भी अपन बच्चों का जो मूवमेंट है और भ्रूण का अध्ययन कर सकते हैं। बिल्कुल, सोनोग्राफी से भी लिंग का पता चल जाता है, इसलिए सोनोग्राफी अलाउड है, लेकिन सोनोग्राफी से लिंग ज्ञात करना अपराध है। ठीक है बेटा, आईयूडी सूरज बेटा वापस देख लेना पूरा लेक्चर को, आप इस वीडियो को वापस जब बैक करोगे तो आईयूडीज मैंने समझा रखा है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब मैं यहां पर चीज क्या दिखा रहा हूं, ध्यान देंगे। अब हम बात करेंगे यहां पर ठीक है बच्चों, मैंने कहा था कि अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां जो हैं उसको अपन इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है बेटा, स्किन इंप्लांट लेने के बाद फीमेल 3 इयर्स तक प्रेग्नेंट हो सकती है क्या? तिलक जी, अगर स्किन इंप्लांट सही काम कर रहा है, जो स्किन इंप्लांट लगाया है अगर वो सही काम कर रहा है, नियमित रूप से प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावन कर रहा है, तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन अगर स्किन इंप्लांट में कोई विकार हो गया, वो सही काम नहीं कर पा रहा, स्किन इंप्लांट फेल हो जाए, तो फीमेल प्रेग्नेंट होगी। अगर स्किन इंप्लांट सही रूप से काम कर रहा है तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। ठीक है तिलक जी, चलो अब ध्यान देंगे भाई, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली जो है उसमें हम 4 पढ़ते हैं बच्चों। 4 प्रकार की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है। एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना है क्या हो, उल्व वेदन से लिंग कैसे पता करेंगे? दिलीप जी ने पूछा है बेटा, उल्व वेदन में आप गुणसूत्रों का अध्ययन कर रहे हो। जब उल्व वेदन में आप गुणसूत्रों का अध्ययन कर रहे हो तो XX गुणसूत्र किसमें होता है? किसमें होता है? महिला में। और XY किसका है? पुरुष का। तो अगर आपने गुणसूत्र X और Y दिख रहे हैं, इसका मतलब लिंग क्या है? नर। और अगर XX दिख रहे हैं तो लिंग क्या है? मादा। ऐसे पता कर लेंगे बेटा। ठीक है, चलो क्लियर है अब चीज। अब ध्यान देंगे भाई, हम 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली की बात कर रहे हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और पित्तक कोश। ये 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, अब सुन लो, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली का डायग्राम जो है वो तो मैं आपको कल बता दूंगा। अब इस अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली में ये जो चारों अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली हैं, इनके बारे में 2 लक्षण आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 2 लक्षण क्या पता होने चाहिए? एक तो इनकी उत्पत्ति किससे होती है, यह सवाल आता है कि ये जो चारों अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से होती है, पहली चीज तो। और दूसरी, इनका कार्य क्या है ना। ये जो 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली हैं, इनकी उत्पत्ति और इनका कार्य ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने क्या की है, सबसे पहले तो उत्पत्ति की बात करूं।
ठीक है बच्चों, अब एक सेकेंड ध्यान रखेंगे क्या बात कर रहा हूं बच्चों में। अब हमारे पास 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली मैंने लिखी हैं और चारों अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली की उत्पत्ति कहां कहां से हो रही है वो बताई है। एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, पित्तक कोश, ये 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली हैं। इनका जो कार्य है और इनका चित्र वो तो मैं आपको कल बता दूंगा, इनका डायग्राम और इनका कार्य वो हम लोग कल बता दूंगा। आज मैंने सिर्फ इनकी उत्पत्ति लिखी है। किससे? आंतरिक एक्टोडर्म और बाह्य मीसोडर्म से एमनियन बनती है, ट्रोफोब्लास्ट व मीसोडर्म से कोरियन बनती है, ट्रोफोब्लास्ट से एलेंटॉइस बनती है और आंतरिक एंडोडर्म व बाह्य मीसोडर्म से क्या बनेगी? पित्तक कोश बनेगा, है ना बच्चों। तो कौन कौन से जनन स्तर से अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली बन रही है वो मैंने आपको बता दिया। अब इनका कार्य और डायग्राम जो है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल फिर हम इसमें बांझपन या ARTs के बारे में भी दिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बहुत है। आपको गर्भ निरोधक तरीके अपन ने देख लिए और उल्व वेधन और MT की प्रक्रिया अपन ने देख ली है बच्चों, ठीक है। सिलेबस, जो टेस्ट का सिलेबस है वो मैं बता चुका हूं आपको सोमवार को। प्लीज आप बार बार मत पूछिए टेस्ट का सिलेबस। नीट का एग्जाम कब होगा बेटा? वो 3 तारीख, परसों पता चल जाएगा कि नीट का एग्जाम 26 जुलाई को होना है या पोस्टपोन होना है, ठीक है बच्चों। तो क्लियर है। अब यहां तक आप लोग अच्छी तरह पढ़ाई करना बेटा, बच्चों पढ़ लेना, बाकी हम लोग कल करेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।